क्लास 10th के इतिहास का चैप्टर नंबर 4 है, उसका दीर्घोत्तरीय का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन कीजिए। असहयोग आंदोलन हुआ था तो क्यों हुआ था और परिणाम क्या हुआ इसका। हम लोग पढ़े थे क्या कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1921 में पंजाब के तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध में स्वराज प्राप्ति के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। चलिए प्रारंभ कब हुआ था? 1920 में। 1920 के में ही हुआ था और 1921 में सबसे चरम सीमा पर था, 1922 में ख़त्म हो गया, है ना। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो खिलाफत का मुद्दा। तुर्की मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा था तो भारत के मुसलमान भी उसका विरोध कर रहे थे। पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। पंजाब में सरकार क्या कर रही थी? जो ब्रिटिश सरकार थी वो काफ़ी अन्याय कर रही थी, लोगों पे जुल्म ढा रहे थे, तो उसके विरुद्ध में कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। स्वराज प्राप्ति करना है क्योंकि अब दिमाग में आ गया था कि अब गुलामी नहीं सहेंगे, है ना, अब गुलामी नहीं सहेंगे, हमारा देश वापस करो, हमारा देश है, हमारा कानून रहेगा, हम अपना राज चलाएंगे, है ना। तो ये भी बात हो गई थी। तो इस तरह से ये सारे मुद्दे थे। मुख्यतः देख रहे हैं क्या आपका खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में जो बर्बरता थी सरकार की वो, और स्वराज प्राप्ति करना इसका मुख्य कारण बना। ऐसे और भी कई कारण हैं बट मुख्य कारण यही है। अगला है इसका परिणाम क्या हुआ। जब ये आंदोलन हुआ तो असहयोग आंदोलन से क्या हुआ? इस आंदोलन से सबसे पहला हुआ कि जनता का अपार सहयोग मिला। आज से पहले इतना बड़ा जन आंदोलन कभी नहीं हुआ था, ये प्रथम जन आंदोलन कहलाता है। प्रथम बार ऐसा हुआ था कि भारत के सारे लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। प्रथम बार ऐसा हुआ था, इतने सा भारी मात्रा में। ऐसे छोटी मात्रा में हुआ था इससे पहले भी। 1857 की क्रांति बहुत बड़ा क्रांति था। इससे पहले सिपाही विद्रोह भी हुआ था, ऐसे पहले कोट विद्रोह हुआ था, बहुत सारे विद्रोह भी हुआ था, परंतु ये विद्रोह काफ़ी ज़्यादा, ये आंदोलन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि सभी लोग इसमें साथ दिए। दूसरा क्या है, ये बड़े बंद करो तो थोड़ा सा डीजे का भी कॉपीराइट। नेक्स्ट, देश की शिक्षण संस्थाएं लगभग बंद हो गई। जितनी पढ़ाई वाला कॉलेज स्कूल था वो सब बंद कर दिया गया क्योंकि गांधी जी कहे थे कि सब आदमी सहयोग करना बंद कर दीजिए, तो न कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाने जाएंगे और न बच्चे पढ़ने जाएंगे, तो कॉलेज का क्या होगा? बंद ही हो जाएंगे शिक्षण संस्थान है। और पढ़ लिख के क्या कहा था, ये पढ़े लिखे कर रहे हैं और देश हमारा गुलाम है, तो पढ़ने लिखने का क्या औचित्य हुआ? ये तो वही बात हुआ कि घर में कंगाली छाया हुआ है और क्या बोलते हैं उसमें, घर पे लोग आक्रमण कर रहे हैं, दुश्मन पाकिस्तान आक्रमण कर दिया और हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ही ना हो सकता है, कुछ तो करना पड़ेगा एक्शन। भैया अभी यहाँ पे दुश्मन हमसे लड़ने आए, हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते, कुछ तो एक्शन करना पड़ेगा। तो शिक्षा, गांधी जी का कहना था कि पूरा बंद कर दिया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा के नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके सिलसिले में काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया जैसे संस्थानों की स्थापना हुई। तो भैया कि अब जो है ना सरकार जो चाह रही है पढ़ाना वो हम नहीं पढ़ेंगे, अब हम अपने ढंग से पढ़ेंगे। और इसकी शुरुआत कर दिए क्या, काशी विद्यापीठ, काशी में विद्यापीठ की स्थापना कर दी गई, कॉलेज खोला गया समझिए। और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो खोला गया दिल्ली में, ये दोनों खुला, एक हिंदुओं के लिए एक मुस्लिम के लिए। और इस प्रकार से कई कॉलेज संस्थाएं खोले गए जो अब उसमें मेरा भारत के लोग ही भारत के हिसाब से पढ़ाएंगे, अंग्रेज का उसमें रोब नहीं चलेगा। और जो बाकी सब कॉलेज था उसमें अंग्रेज का रोब चल रहा था ना, इसीलिए उसको बंद कर दिया। उसमें पढ़ना जाना पढ़ाने जाना सब बंद हो गया। कितने लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी? नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, अंग्रेजों का जो भी काम होगा वो हम नहीं करेंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात बन गई, को पूरा तरह से सहयोग ले लिया वापस। अगला, इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों ने होकर मतलब एक साथ हुआ। ऐसा जल्दी आंदोलन नहीं होता था कि हिंदी मुस्लिम सब साथ आए। मौर्य आंदोलन गांधी जी किए थे और सत्य अहिंसा पर जुड़ी थी और देश के लिए था। तो हिंदू मुस्लिम और भी जितने धर्म के लोग थे सारे लोग आए और एक साथ मतलब उसका विरोध किए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी, हिंदू मुस्लिम एकता को भी बल मिला, एक हुए सब। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ा, पूरे इंडिया में इसका प्रभाव पड़ा, समझ में आया? ये इसका परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना कीजिए। क्या क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो क्यों हुआ था? आपको पता है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं, लगभग 30,000 कर्मियों की आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। चौरा चौरी कांड के दौरान
चौरी चौरा कांड के दौरान क्या हुआ था, उस थाना में आग लगा देने से गांधी जी को बहुत ठेस पहुंचा कि भाई हम आंदोलन कर रहे हैं और उसमें आगजनी हो रहा है, कहीं पे आग लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंसक हो गया ना। और हम हिंसक आंदोलन का सपोर्ट नहीं करते हैं, ये अहिंसक आंदोलन है जिसमें हिंसा नहीं करेगा, किसी जीव को मारना काटना हमारा उद्देश्य नहीं है, चाहे वो भले ही अंग्रेज क्यों नहीं हो, अंग्रेजों को भी हम लोग नहीं मारेंगे। और मारकाट हो रहा था तो गांधी जी कहे कि नहीं भैया ये वापस लेना ही चाहिए, और ये वापस लिए तब जाके 10 साल के बाद देखे क्या कि अब फिर जब मामला शांत हो गया, फिर तो सोचे गया कि भाई आंदोलन करेंगे फिर एक नया, और 1930 में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, और ये दूसरा बड़ा जन आंदोलन बना। फिर लोग सिकवे गिले मिलाकर फिर गांधी जी का साथ देने के लिए आ गए, और इसकी शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी जिसमें नमक कानून को तोड़ा गया था, है ना, ये तो आपको पता है। इसमें क्या हुआ था, इसका कारण क्या था, देखिए साइमन कमीशन का विरोध। कारण सबसे पहला था कि साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन क्या था, इसका उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था, परंतु भारत इसके विरोध था। अब संविधान में मतलब कहने का जो नियम कानून होगा वो अब सब उसमें क्या था कि अंग्रेजों का दखलंदाजी हो गया। साइमन कमीशन के आ जाने से क्या हो गया, साइमन कमीशन नियम समझिए, बात नहीं, साइमन कमीशन के आ जाने से क्या हुआ, उन लोगों में दिमाग में आ गया क्या भाई कि कहीं ना कहीं ये हमारा शोषण होने वाला है, तो क्यों ना हम अंग्रेज़ों को क्यों इस रूल को माने, जो अंग्रेज हम पे थोप रहा है उन नियम को क्यों माने, है ना। तो इसका विरोध होने लगा साइमन कमीशन का। दूसरा, सांप्रदायिकता की भावना को उभरने से बचाने के लिए, जो सांप्रदायिकता की भावना थी वो जग रही थी। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं ये समझना जरूरी है। जब एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ता है तो सांप्रदायिक दंगा कहलाता है, और ऐसी भावना को सांप्रदायिकता कहते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच में जो बैर की भावना होती है उसे क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता। हिंदू मुस्लिम ही नहीं, किसी दूसरे धर्म से होता ना, जब वो अरे ये आधे घंटा का नहीं पढ़ाई हो। अगला तीसरा नंबर मुद्दा क्या है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। भारत में आर्थिक मंदी पड़ रहा था, पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ रहा था, पूरे विश्व में इसका मंदी चल रहा था, पूरे विश्व में ही समझिए आर्थिक मंदी हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी को भाई वार लगा कि भैया पूरा शोषण कर रहा है अंग्रेज, तो अंग्रेज का छुटकारा लेना ही हमारा अच्छा लगेगा, तो भाई अंग्रेज से छुटकारा ले लेते हैं। इसके लिए आंदोलन करना जरूरी था। अला वामपंथी दबाव के संतुलन करने के लिए आंदोलन को एक नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। ये जो दबाव पड़ रहे थे लगातार वामपंथियों की, जो हमारे देश के वैसे लोग थे जो किसी भी तरीक़ा से सिर्फ आज़ादी चाहते थे, वामपंथी विचारधारा के थे, मतलब क्या कि बस उसको आज़ादी चाहिए था, किसको मारना पड़े काटना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोगों का दबाव पड़ने से क्या हो जाएगा, दिमाग में होगा कि भाई गांधी जी सोचे क्या कि एक आंदोलन कर लेते हैं ताकि संतुलन बन जाए और वो भी साथ दे दे और वैसा उल्टा पुल्टा कदम ना उठाए, इसलिए जरूरी था। अगला है 31 दिसंबर 1929 की घटना है कि उसकी 31 दिसंबर 1929 की बात है। मध्यरात्रि को रावी नदी के किनारे गांधी जी ने तिरंगा झंडा फहराया और इस स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा कि हम स्वतंत्र कैसे हो जाएंगे, उसका प्रस्ताव भी पढ़ा। 26 जनवरी 1930 को पूर्णतः स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। 26 जनवरी 1930 में ही, हाँ जी ना। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की लहर उठ गई कि भैया हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारा देश आज़ाद हो गया 1930 में। इस प्रकार पूरे उत्साह का लहर दौड़ गया था, मगर ये आज़ाद हुआ नहीं था। अभी हम लोग मान लिए थे, हम लोग ये सोच रहे थे कि अब आज़ाद हो जाएंगे, अब आज़ादी हो गई हमको, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग पहले हो चुकी थी, अंग्रेज को समर्थन भी दे रहा था। कौन लड़का रे, ये कौन लड़का है जो बतिया रहा बुआ। लोग झंडा फहरा रहे थे मगर उत्सव मना रहे थे, तो इसी उत्सव में गांधी सोचे कि आंदोलन करने का सही समय है और ये उसी समय ठान देते हैं। हालांकि इरविन द्वारा गांधी से मिलने से इनकार करने के बाद बाध्य होकर गांधी जी ने दांडी मार्च द्वारा अपना आंदोलन शुरू किया। इरविन, लॉर्ड इरविन जो अंग्रेज थे, गांधी जी प्रस्ताव रखे कि आप हमसे मिलिए, जैसे पहले मीटिंग करते थे उसे मीटिंग कीजिए और ये हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए, बात मानिए, कुछ समझौता कीजिए। मगर लाख कहने के बावजूद भी, लाख
ये बात पहुंचाने के बाद भी अंग्रेज तक, मगर इरविन मानने को तैयार नहीं हुआ और वो समझौता करने के लिए राजी नहीं हुआ। और सामने वाला समझौता करने के लिए राजी नहीं हुआ तो गांधी जी के अंदर से गुस्सा आ गया कि भैया इतना बड़का आदमी हो गया कि हमसे फिर मिलने ही नहीं आ रहा है, बात विचार नहीं होगा, ठीक है तो उनका अपना जगह चले, हम अपना जगह पर चलते हैं। तब जाके वो अस्ता के डांडी यात्रा शुरू किए थे, कहे कि पहले नमक कानून को ही तोड़ेंगे, बड़ा सताया है हम, और तब नमक कानून को तोड़े थे। उसके बाद सब भारतीय अपना नमक बना के खाने लगा था। अंग्रेज़ का एक कमर का रीढ़ टूट गया समझिए, उससे पैसा आता था नमक से बहुत ज़्यादा। अब समझ लीजिए 30 करोड़ आदमी हैं, 1 रुपया का नमक भी खरीदता होगा तो 30 करोड़ रुपया सरकार के पास जाता होगा, बहुत बड़ी बात है ना अमाउंट। 20 करोड़ गया 10 करोड़ गया तो कम थोड़ी ना हुआ, बहुत ज़्यादा पैसा हुआ अमाउंट हुआ। और उसको बढ़ा चढ़ा के दाम पर बिकता था नमक। नमक बनाते हुए पकड़ेगा ना और खरीदते हुए पकड़ेगा, कोई बेचता हुआ पकड़ेगा इधर उधर से, तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपको जेल में डाला जाएगा। नमक बनाए क्यों आप बना के बेचे क्यों आप दूसरा जगह से खरीदे क्यों आप, सब पे जुर्माना लगेगा, सब पे कार्रवाई की जाएगी। नमक बनाएगा अंग्रेज, बेचेगा अंग्रेज, खरीदना तुमको है और उसे अंग्रेज से ही खरीदना है। ऐसा कानून बनाया था वो लोग, समझते हैं। नमक के बिना तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, स्वाभाविक है, कोई नहीं रह सकता है, एकदम बेकार ज़िंदगी हो जाएगा उसका, एकदम सूना सना सा जिंदगी। कैसा लगेगा, स्वादहीन। कितना गरम मसाला डालने के बाद भी सब्जी टेस्टी नहीं बनती जब तक नमक नहीं डाला है। आपको विश्वास नहीं होता तो सब्जी में सब कुछ डालिए, खाइए, नमक नहीं डालिए, तब खा के देखिए कैसा लगेगा, पूरा टेस्टी, पूरा बेकार कर देगा आपको। एक रत्ती भर भी टेस्ट नहीं आएगा उससे, जब नमक नहीं रखने से सिर्फ। अब बताइए नमक सब घर की आवश्यकता थी, नमक हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अति लाभदायक होता है, इसीलिए नमक कानून को तोड़े और शुरुआत कर दिए किसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये शुरुआत हो गया 1930 में और यहाँ से अंग्रेज का बड़ी मतलब विषमता शुरू हो गया। अंग्रेज पूरा एकदम बेहाल हो चुका था, मरने की स्थिति में चल रहा था। भारत में मजदूर आंदोलन का विकास का वर्णन कीजिए। भारत में मजदूर आंदोलन कैसे हुआ, देखिए 19वीं शताब्दी के आरंभ होते ही मजदूर वर्ग का विकास राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों में एक नई प्रवृत्ति का आविर्भाव हुआ। क्या हुआ कि ये मजदूरों में एक जागृत भावना, क्या कि हम लड़ेंगे। अब इन मजदूरों के वर्ग में हितों की शक्तिशाली पूंजी की रक्षा के लिए कानून बनाने की बात शुरू कर दी कि अब हमारे हितों की रक्षा के लिए कोई कानून बने। हमेशा शोषण करता है हमारा मिल मालिक, काम करवाता है, ज़्यादा वेतन देता है, कम, अब ऐसा नहीं चलेगा। हम कानून बनवाएंगे और कानून बनवा के भाई हमारा हितों की रक्षा हो, काम जितना करते उतना वेतन मिले, ये सब बातें हो रही थी। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव भी मजदूर आंदोलन पे पड़ा। क्या हंस रही है, की बात है, तुम्हारा ध्यान उधर क्यों जाता है, उधर तो उसका ध्यान तो मेरी तरफ नहीं आता। हाँ तो बच्चा है, तुम तो सियानी हो। तो क्या हुआ देखिए, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव भी मजदूरों आंदोलन पर पड़ा, क्योंकि स्वदेशी मतलब क्या, आपस में भारत में एक नियम निकला कि आप अपने देश का अपनाओ, स्वदेशी। तो मजदूरों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि भाई स्वदेशी अपनाएंगे तो अंग्रेजों से कहा मार खाने जाए, कहा उसका बात माने। तो इसी से क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और ये पूरे बंगाल में क्या हुआ, मजदूर लोग क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया और पूरे भारत में मजदूर एक होना शुरू हो गया। और ये मजदूर सब तरह से शोषित किए जाते थे, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण, बौद्धिक शोषण, सारे तरह का शोषण करते थे अंग्रेज लोग इसका। और अंग्रेज आप सहने के लिए मजदूर आप सहने के लिए तैयार नहीं था, इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। और यही आंदोलन शुरू किए तो ये लोग आंदोलन में गांधी जी के साथ मिल जाते थे, जो आंदोलन हुआ उसमें मिल जाते थे और अपना आंदोलन भी करते थे, नया किसान आंदोलन भी करते थे। किसान अपने हितों की रक्षा के लिए आंदोलन करते थे, कहते थे कि हमारे लिए कानून बनाइए कुछ ताकि हमारा भी रक्षा हो। अच्छा बात। अहमदाबाद के महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हो रहा था। वहाँ पे प्लेग फैल गया तो मजदूर वहाँ से भागने लगे। तो वहाँ भाग रहे थे मजदूर, तो मिल मालिक क्या किया कि 50% बोनस की बात कही कि तुम्हारा बोनस बढ़ा देंगे, तुमको ये मैंने प्रलोभन दे रहा है कि तुम्हारा वेतन बढ़ा देंगे तो बोनस देंगे, ये वो बात करने लगे। वहाँ पे प्लेग फैल गया था, कहाँ पे, अहमदाबाद में। तो वहाँ से भाग रहे थे सब। तो इस विरोध तब क्या किया, परंतु वहाँ पे बोनस देने के मना कर दिए ना। वो क्या बाद में क्या किया, बाद में जब प्लेग बीमारी खत्म हो गया तो बोनस देने से मना कर दिया। तो पहले मतलब जब भाग रहा था मजदूर वहाँ से मरने के डर से, बीमारी के डर से, प्लेग होने का मतलब प्लेग हो गया था, मर जाता था आदमी। उस समय इलाज नहीं था प्लेग का, डायरिया का, हैजा का। उस समय समझ हैजा समझ लीजिए आप,
हैजा का इलाज नहीं था उस समय। अब तो 2-3 रुपया का लेमोनेट खाइएगा, लिमोनेट क्या ना होता है, दवा का नाम होता है, 1-2 रुपया में देता है, वो खाइएगा हैजा ठीक हो जाएगा। हैजा का इलाज 2 रुपया में हो जाता है। पहले मतलब कि इलाज नहीं था उसका, हैजा हो गया तो मरना तय है। एक बार हैजा हो गया था पूरा गांव सफा चट जाता था, हैजा फैलता था, एक आदमी को हुआ, दूसरा भर में पूरा आदमी को हो गया। अब इतना ना लाश गिरता था कि आदमी को फूकने के लिए जगह नहीं मिलता था, पूरा गांव का गांव सफा चट हो जाता था एक हैजा की बीमारी में। तो प्लेग की बीमारी से क्या भाग रहा था, तब क्या क्या मालिक लोग क्या किया, बोनस की बात कहा, और जब ठीक ठाक हो गया तो क्या बोनस नवा देंगे। तो गांधी जी को भाई गांधी जी के पास गया तो गांधी जी कहा नहीं भैया ऐसा नहीं चलेगा, आप जो बात कहें उसको दीजिए। और गांधी जी वहाँ पे आके तालाबंदी करवाएं और वहाँ पे आंदोलन करवाएं। तो अब जाके कहा कि अब 35% दे देंगे, 50% के जगह क्या कहा कि 35% देंगे। तब इस तरह से बात हुआ, अंततः मालिकों ने गांधी जी के प्रस्ताव को माना और 35% पे बात फिक्स हुआ। गांधी जी क्या करते, बीच में सेटिंग करवा देते, डोकरे बात रहे तो और बात रहे है ना, क्या क्या अंग्रेजों जिद्दी था, ज़्यादा करवाते तो वो मिल मालिक सब जिद्दी था, कहते जान दो करवे नहीं कर, दूसरा मजदूर रख लेंगे, और इस तरह का बात होता था ना। तो कहीं ना कहीं सोचा कि भाई दोनों का बात रह जाए, इसलिए 35% करवा दिए, हो गया, और मजदूरों को काफ़ी लाभ मिला उससे। तो कहीं ना कहीं और आंदोलन बढ़ गया इसका। और इस तरह से क्या हुआ कि और देखते बॉम्बे टेक्सटाइल में भी 6 माह तक लंबा हड़ताल हुआ था, खूब मजदूर लोग हड़ताल करना शुरू कर दिया, जो बात नहीं मानता था मिल मालिक हड़ताल जाओ मिल बंद रहेगा। अब एक दिन मिल बंद रहता था तो कितना घाटा होता था मालिक को, समझ गए। इसीलिए मजदूर का बात मानना पड़ता था उनको भी। तो मजदूर कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, तो गांधी जी भी साथ देते थे उसमें। अब अगला प्रश्न है सबसे इम्पोर्टेंट कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान किए, गांधी जी कौन कौन से काम किए। तो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। गांधी जी सबसे पहले क्या किए, दक्षिण अफ्रीका गए। आपको पूरा कहानी सुनाते, सुन लीजिए, आप यहाँ से लिखे हुए कि हम पूरा आंदोलन बता देते हैं। गांधी जी सबसे पहले कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पे भारतीयों पर अत्याचार हो रहा था, तो वहाँ पे जाके दक्षिण अफ्रीका के लोगों को छुटकारा दिलाए। जब दक्षिण अफ्रीका से वहाँ से लौटे तो यहाँ पे आए तो लोग बहुत अच्छा से सम्मान किए कि भाई देखिए दूसरा देश में जाके भारत के लोगों का कल्याण किए हैं, तो कहीं ना कहीं रियल हीरो है, रियल हीरो ऑफ द कंट्री, हीरो बन गया एकदम, लोगों की नज़र में छा गया, पॉपुलर हो गए, लोकप्रिय हो गए। हीरो का मतलब क्या करें, लोकप्रिय हो गए। गांधी जी यहाँ आए, तब उसके बाद आए चंपारण में नीले किसानों पर अत्याचार हो रहा था, आपको पता है, तिनकठिया विधि से। तो वहाँ पे किसानों का उद्धार हुआ और बड़ा बढ़ गया। उसके आंदोलन पर आंदोलन होने लगा, असहयोग आंदोलन हुआ किए 2020 में। तो 1917 में क्या किए, चंपारण सत्याग्रह। 1920 में क्या किए, असहयोग आंदोलन। 1930 में क्या किए, स्वाभिनव आंदोलन। 1942 में क्या किए, भारत छोड़ो आंदोलन। एक पर एक तवातुर आंदोलन दिया, ऐसा आंदोलन दिया ना कि अंग्रेज सरकार का पूरा हिल गया। कोई में बीच बीच में कितने आंदोलन किए थे, खिलाफत आंदोलन किए थे 100 अलग, नमक आंदोलन थे 100 अलग, बीच बीच में कर देते, मेन आंदोलन किए। मतलब पूरे भारत की आज़ादी में गांधी जी का योगदान बहुत बड़ा रहा है। और वो आंदोलन पे आंदोलन करके अंग्रेज सरकार को इस प्रकार से विवश कर दिए छोड़ने के लिए। मगर सिर्फ गांधी जी का ही योगदान नहीं था, ये नहीं कह सकते हैं कि गांधी जी एक लीड रोल में थे, एक विशेष नेता के रूप में रहते थे, और कहीं ना कहीं उनका योगदान था। अब बताते कहीं पे जाता है ना कोई आदमी, 10 इतना आदमी है, तो आप लोग का नंबर आएगा तो सिर्फ मेरी वजह से नहीं आएगा, उसमें आपका भी योगदान है, आपके परिवार का भी योगदान है, आपकी किताब का भी योगदान है, आपके घर का माहौल का भी योगदान है, आपके दोस्तों का भी योगदान है, आपकी सहेली का भी योगदान है, आपके रिश्तेदारों का भी योगदान है, सबका उसमें कुछ भूमिका होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ज़्यादा योगदान मेरा होगा और आपका होगा, ये आप कह सकते हैं, है ना, कि अगर आपका नंबर आता है मैट्रिक में तो उसके ज़्यादातर कॉपरेशन मेरा होगा, मेरा सहयोग होगा। फिर आपके दिमाग में आएगा कि नहीं गार्जियन का भी तो योगदान है, अगर गार्जियन पैसा नहीं तो सर पढ़ाते भी नहीं, तो कहीं ना कहीं गार्जियन का भी योगदान है। आए रिश्तेदार का योगदान होता है कि समय समय पे आके टोकते रहते हैं कि वो फलनामा के बेटा ऐसे कल तोर बेटा ना कलो तो हिचकी तोड़ रहते थे ताकि हिचका लगे तो पढ़े कहीं। रिश्तेदार का भी होता है योगदान, किसी किसी के मामा भी हेल्प करते हैं पैसा देने में, किताब खरीदने में, माने सब नहीं होते हैं एक जैसे, कुछ लोग तो हानिकारक भी होते हैं रिश्तेदार लोग। पड़ोसी का भी योगदान होता है, अगर पड़ोसी शांत माहौल का है, हल्ला गुल्ला नहीं करता है तो आपको शांति पढ़ने का मौका मिलता है। पड़ोसी झगड़ालू है तो उसका समझिए क्या हाल करेगा आपका, बात बात पे लड़े झगड़ेगा तो आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये भी होता है। अब देखिए आप पड़ोसी से, यहाँ से पड़ोसी जितना भी है हमारे, कुछ हो जाता है, एकदम पानी गिर जाता है कि गाली भी दे देती है कभी कभी हमको, तो हम वहाँ पर नहीं जाते। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कुछ क्या हुआ, कुछ हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हुए जो साम्यवादी विचार के धारा के हो गए, वे जैसे कि
अपनी साम्यवादी विचारधारा फैलाना शुरू कर दिए। मुंबई में, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास इत्यादि में साम्यवादी विचारों को फैलाना शुरू कर दिए। बाद में क्या हुआ, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े, जैसे बरकतुल्ला, गुलाम हुसैन इत्यादि लोग इसमें जुड़े। उसके बाद में हुआ क्या कि रूसी क्रांति जब हुआ रूस में जब क्रांति हुआ तो उसके बाद से यहाँ पे भी लोग उसका साम्यवादी विचारधारा के लोग बन गए, समाजवाद को ज़्यादा बढ़ावा देने लगे। धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये लोग पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचार को फैला रहे थे। ये लोग आतंकवादी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगे थे और ये लोग क्या कर लिए थे, किसी भी तरह से आज़ादी चाहते थे और आज़ादी को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते थे, किसी को मार भी सकते थे, खुद मर भी सकते थे। ये लोग ऐसे थे, समझ गए ना। ये वामपंथी लोग कैसे थे, आज़ादी, भारत को आज़ाद करने के लिए मार भी सकते थे और मर भी सकते थे, मगर जो हानिकारक है, ये मरने की कसम जब खा लेगा तो कोई भी आदमी किसी को मार देगा। ये क्या सही है? नहीं मारना सही है, नहीं मरना सही, दोनों गलत है। कोई आदमी ये सोच ले कि हम उस फला आदमी को मार देंगे, क्या उसके बदले में हमको फांसी काहे न हो जाए, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो कोई बहादुरी की बात है कि नहीं है। वो भी अपना